बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी चैप्टर 12 क्लास 10th कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईयर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ईयर हमने आउटर एयर मिडल एयर के बारे में डिस्कस किया था। जो लास्ट है हमारे पास पोर्शन वो ईयर का इनर एयर है। इनर एयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इनर एयर 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। वेस्टिब्यूल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कोक्लिया। ये 3 पार्ट्स हैं इनर ईयर के। मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर बनाया है और इसको हम बारी बारी देखते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। जो सबसे अब हमारे पास पहला हम जो डिस्कस करने लगे हैं जो कि स्टेपीज़ के बाद स्ट्रक्चर आता है वो वेस्टिब्यूल का स्ट्रक्चर है जो कि इनर ईयर का हिस्सा है। वेस्टिब्यूल जो है इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ इनर ईयर। जो कोक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके सेंटर में ये स्ट्रक्चर आता है, तो इस वजह से सेंटर ऑफ इनर एयर भी इसे बोला जाता है जो कि क्या है, वेस्टिब्यूल है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो स्ट्रक्चर जो है 3 कैनाल्स होती हैं जो वेस्टिब्यूल की बैक साइड से पोस्टीरियर साइड से अराइज कर रही होती हैं। इन तीनों कैनाल्स को हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलेंगे जो कि प्रेजेंट होती हैं, मैंने अभी बताया, पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल्स, पोस्टीरियर साइड ऑफ द वेस्टिब्यूल्स। इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आपको स्नेल के स्केलेटन की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्नेल के स्केलेटन की तरह जो स्ट्रक्चर है इसे कोक्लिया बोलते हैं। कोक्लिया 3 डक्ट्स का बना होता है जो कि एक दूसरे के इर्द गिर्द रैप हुई होती हैं और एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसके अंदर जो तीसरी डक्ट है उसके अंदर रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये तीसरी हमारे पास डक्ट है और इसके अंदर रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं। इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है और इसके अलावा कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर सेल्स बोलते हैं। ये रिसेप्टर सेल्स आगे चल के देखेंगे किस काम आते हैं और ये मौजूद होते हैं, मैंने भी बताया, प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ डक्ट ऑफ कोक्लिया। इससे आगे जो हमारा जो ईयर का स्ट्रक्चर था वो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर। इसके पास जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास दी प्रोसेस ऑफ हेयरिंग है कि हमारा कान किस तरह आवाज़ को सुनने में हेल्प करता है। इसमें प्रोसेस ऑफ हेयरिंग में जो सबसे बाहर स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी देखा है, जो कि पिन्ना है। पिन्ना का काम ये होता है कि जो भी एक्सटर्नल एयर है, जो भी एक्सटर्नल जो साउंड वेव्स पड़ रही हैं, डायरेक्ट साउंड वेव्स पड़ रही हैं, उसको ऑडिटरी कैनाल के अंदर ट्रैवल करवाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पिन्ना ऑफ द एक्सटर्नल एयर फोकसेस एंड डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू द ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना जो है जो कि एक्सटर्नल एयर है वो फोकस करता है और डायरेक्ट साउंड वेव्स को ऑडिटरी कैनाल में एंटर करवा देता है। इसके बाद जो हमने पढ़ा हुआ है वो एक्सटर्नल आउटर एयर के बाद, आउटर एयर में जो स्ट्रक्चर है ऑडिटरी कैनाल के बाद वो एयर ड्रम है। एयर ड्रम साउंड वेव्स जब आती हैं तो एयर ड्रम के साथ स्ट्राइक करती हैं जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई साउंड वेव्स जो सी हैं वो पिन्ना की मदद से ऑडिटरी कैनाल के अंदर एंटर हुई हैं। एंटर होने के बाद इनका जो साउंड वेव्स हैं वो स्ट्राइक करेंगी एयर ड्रम के साथ। तो जब एयर ड्रम के साथ साउंड स्ट्राइक करेंगी तो वाइब्रेशन पैदा होगी। ये जो वाइब्रेशन है ये आगे मज़ीद वाइब्रेशन मिडल एयर ऑसिकल्स को ट्रांसफ़र कर देगी। ये साउंड वेव्स की वजह से जो एयर ड्रम में वाइब्रेशन हुई है वो आगे 3 बोन्स हमने पढ़ी हुई हैं मिडल एयर ऑसिकल्स। वो बोन्स हैं मेलियस, इंकस और स्टेपिस। ये 3 बोन्स हैं। ये तीनों बोन्स हैं जो सी हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से हम इन बोन्स को मूवेबल बोन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या कर रही होती हैं, ये वाइब्रेशन करती हैं बिकॉज ऑफ साउंड वेव्स जो कि स्ट्राइक की है एयर ड्रम के साथ। इसके बाद जो स्टेपीज की वाइब्रेशन है वो ओवल विंडो में ट्रांसफ़र होगी और ओवल विंडो जो बिल्कुल वेस्टिब्यूल के साथ अटैच है, इसका मतलब जो वाइब्रेशन है वो वेस्टिब्यूल में ट्रांसफ़र हुई। और वेस्टिब्यूल में हम कहते हैं फ्लूइड मौजूद होता है। वेस्टिब्यूल के अंदर, कोक्लिया के अंदर, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। ये फ्लूइड वाइब्रेट करेगा जो कि कोक्लिया में भी वाइब्रेशन पैदा करेगा और वाइब्रेशन पैदा करने की वजह से हमें पता है कि इस कोक्लिया के मिडल डक्ट में रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर सेल्स वाइब्रेशन को फील करेंगे जो फ्लूइड के अंदर हो रही है और जो
कोक्लिया से नर्व निकल रही हैं वो आपके ब्रेन में जाएगा, जिसकी वजह से आप साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस किस्म की साउंड वेव बाइट से आ रही है। रिपीट कर लेते हैं, फ्लूइड जो कोक्लिया में है वो मूव करेगा, रिसेप्टर सेल्स स्टिमुलेटेड होंगे, रिसेप्टर सेल्स जनरेट करेंगे नर्व इम्पल्स को जो कि ट्रैवल करेगा ब्रेन की तरफ, और आपको जो साउंड है वो क्लियर सुनाई देगी और आप उसको क्लियरली समझ सकते हैं। इसके अलावा जो एयर है वो मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी एयर काम कर रहा होता है। जैसे एक तो हमने पढ़ लिया कोक्लिया, उसके बाद जो स्ट्रक्चर दो थे वेस्टिब्यूल, जो हमारे पास स्ट्रक्चर थे वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल, ये बड़ा अहम रोल अदा कर रहे होते हैं बॉडी की मूवमेंट को, बॉडी की पोस्चर को, और इसके अलावा पोस्चर बोलते हैं पोजीशन ऑफ द बॉडी, और हेड की जो मूवमेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल काम कर रहे होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल की क्या है, कंटेन सेंसरी नर्व विच कैन डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ हेड। इसके अंदर हम कहते हैं सेंसरी नर्व मुश्तमिल होता है जो कि डिटेक्ट करता है हेड की जो भी मूवमेंट होगी उसको। वेस्टिब्यूल जो है कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर ऑफ बॉडी की कोई भी जो पोजीशन है उसको जो डिटेक्ट करता है वो वेस्टिब्यूल है। यानी कि जो सेमी सर्कुलर और वेस्टिब्यूल हैं ये दोनों मेंटेन कर रहे होते हैं बॉडी के बैलेंस को। नेक्स्ट वन हमारे पास जो डिटेक्ट किया और जो न्यूरॉन है आगे मूव करी नर्व फ्रॉम वेस्टिब्यूल्स, ये कमिंग फ्रॉम दीज टू रिसेप्टर्स रीच सेरिबलम, जो कि रिसेप्टर्स जिसके अंदर मौजूद थे वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर, ये मैसेज आगे न्यूरॉन्स जो सी हैं वो सेरिबलम के पास लेकर जाएंगी। सेरिबलम किस तरह से लेकर जाएंगे, ऑर्टरी नर्व के ज़रिए, जो कि बॉडी के पोस्चर और हेड की मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा। इसके अलावा एक ब्लॉग में साउंड लेस वर्ल्ड और डेफनेस के बारे में लिखा गया है। डेफनेस हम बोलते हैं कि इन विच हेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल, जिसमें हम सुनना पॉसिबल नहीं है, कान में कोई ना कोई मसला पैदा हो जाता है जिसकी वजह से बहरेपन का इंसान शिकार हो जाता है। ये जो डेफनेस है इसमें होता ये है कि खुदा ना खास्ता एयर ड्रम में कोई मसला आ जाए या कोई बोन्स हैं उसमें कोई मसला आ जाए, तो या ऑडिटरी जो नर्व है उसमें मसला आ जाए, तो उसकी वजह से जो है वो जो सुनाई नहीं देता और इंसान बहरेपन का शिकार हो जाता है। अब ये जो एयर ड्रम है या इस जो बोन्स हैं या जो नर्व है और इनमें मसला कैसे क्रिएट हो जाता है, वो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है कि ऑडिटरी कैनाल में कोई इन्फेक्शन हो जाए, वो बढ़ता बढ़ता एयर ड्रम को डैमेज कर दे, या फिर स्टेशन ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हो जाए और वो बढ़ता बढ़ता कोई मिडल जो एयर है उसको डैमेज कर दे, तो इन्फेक्शन क्रिएट कर दे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नॉइज़ की वजह से भी एयर ड्रम को नुकसान हो सकता है, या स्ट्रॉन्ग ब्लोज ऑन चिक, नाक और कान बंद करके फूक जो हवा है उसका प्रेशर कानों की तरफ करना, उससे भी एयर ड्रम को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा जो कभी पॉइंटेड जो ऑब्जेक्ट है उसको ऑर्टरी कैनाल के ज़रिए हम एंटर करवा रहे होते हैं बाजू का, और वो भी हमारे कान के इनर एयर को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा इंसेक्ट की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कोई इंसेक्ट कान के अंदर चले जाए और वो कान के अंदर ऑर्टरी कैनाल से होता हुआ एयर ड्रम को डैमेज कर दे, तो तब भी ऐसा मसला हो सकता है। तो ये हमारे पास था द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग एंड जिसमें हमने प्रोसेस ऑफ हेयरिंग को डिस्कस किया, और इसके अलावा एयर मेंटेन द बॉडी ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी को डिस्कस किया, और हमने लास्ट वन डेफनेस को डिस्कस किया।